सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम की ख़बरों की जानिब जाने से पहले सबसे पहले भारत के शहर अहमदाबाद से अफसोसनाक ख़बर शामिल करते हैं, जहाँ पे एयर इंडिया की परवाज़ AI 171 जो कि लंदन के लिए अहमदाबाद से रवाना हुई थी, वो टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही जहाज़ गिरकर तबाह हो गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:08 पे इस जहाज़ ने उड़ान भरी थी और 1 मिनट के अंदर ही ये टेक ऑफ के फ़ौरन बाद रनवे के बाद ही तबाह हुआ। इसने जो आखिरी जो डेटा है नाज़रीन जो रिकॉर्ड हुआ था उसके मुताबिक 600 फीट तक इसने परवाज़ की थी और उसके बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया रेडार से। और फिर उसके बाद वीडियोज़ आई कि किस तरह काले धुएं के स्याह बादल छाए हुए थे आसमान तक। अब आगे रिपोर्ट्स आएंगी कि आगे इसमें कितना लॉस ऑफ लाइफ होता है, लेकिन बहुत ही ट्रैजिक विजुअल्स आ रहे हैं और ये भी बाद में पता चलेगा जब तहकीकात सामने आएंगी कि इसकी क्या वजूहात हुई। जो इसमें जहाज़ इन्वॉल्व है नाज़रीन वो है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारा, जो कि दुनिया के टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत एडवांस तैयारा है, वो इसमें इन्वॉल्व रहा है इस हादसे में। इस तैयारे हादसे की जैसे रिपोर्ट्स आते हैं तो आपको भी हम मज़ीद आगाह करते रहेंगे। कुछ जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके सामने स्क्रीन पर चल रही होंगी। लोग कह रहे हैं कि इसमें इंजन फेलियर था, कुछ लोग कह रहे हैं हाइड्रोलिक फेलियर था, क्योंकि जहाज़ के फ्लैप्स रिट्रैक्ट हुए नज़र आ रहे हैं, गेयर्स उसके लोअर्ड थे। तो ये तो वक्त के साथ पता चलेगा जब तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ेंगी। ताहम हमारी जो दुआएं और नेक ख्वाहिशात तमाम इस पर जो मुसाफिर इसमें सवार थे उनके साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं। आपको इस हवाले से मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब हम रुख करते हैं मशरिकी वस्ता का। और नाजरीन, मशरिकी वस्ता में जंग के बादल तेज़ी से मंडला रहे हैं। जो इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक अमरीका ने अपने अमले को इराक़ और दीगर मशरिकी वस्ता के ममालिक से निकालना शुरू कर दिया है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इज़राइल ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। इज़राइल की हिकमत अमली ये है कि वो ईरान पर पहले हमला करे और फिर अमरीका को मजबूर करे कि वो उसका साथ दे। इज़राइल जानता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग शुरू हो जाए तो अमरीका को इज़राइल का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि नाज़रीन जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है उसके सियासी दबाव का सामना करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत महंगा हो सकता है। ये नाज़रीन वही टैक्टिक है जो इज़राइल ने 1967 में इस्तेमाल की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को कहा कि अमरीकी हमले को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि यह ख़तरनाक जगह हो सकती है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका इराक़ में अपने सफारत खाने से जुज़वी इनख़ला की तैयारी कर रहा है और बहरीन और कुवैत से फ़ौजी ख़ानदानों को निकालने की इजाज़त दे दी है। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि 11 जून को ख़ित्ते में बेसिकली ख़तरा है और बढ़ते हुए तनाव की वजह से गैर ज़रूरी अमरीकी हमले को निकालने का हुक्म दिया गया है। इस फैसले की खबर से तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $69.8 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है और ये इस बात को जाहिर करता है कि आर्मी मंडियां कितना इस्तिराब का शिकार है और कितना वहां पे अदम इस्तेहकाम है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ईरान की न्यूक्लियर सहूलियात पर हमले की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। बहुत सादा बात है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुज़ाकरात का अगले दौर आने वाले दिनों में होना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कम पुरुमीद है कि तेहरान यूरेनियम एनरिचमेंट रुकने पर राज़ी होगा। ये अमेरिका का बुनियादी मुतालबा है, जबकि वाशिंगटन की पेशकश को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नसीरज़ादा ने कल कहा था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वह ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमला करेगा। ये एक मनतकी और दिफाई मौक़िफ़ है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान का UN मिशन कल कह चुका है कि ज़बरदस्त ताकत की धमकियां हक़ाइक़ नहीं बदलेंगी। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता और अमरीकी मिलिटरिज़म सिर्फ अदम इस्तेहकाम को बढ़ाता है।
बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने इंतबाह किया है कि खलीज फ़ारिस या और खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों को एहतियात करनी चाहिए। ये दुनिया के सबसे अहम नाज़रीन समुद्री रास्ते हैं और अमरीका का मशरिक़ वस्ती में वसी फ़ौजी मौजूदगी है, जिसमें इराक़, कुवैत, क़तर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में अड्डे शामिल हैं। 2500 अमरीकी फ़ौजी इराक़ में मौजूद हैं। कतर में अल उदैदा एयरबेस मशरिक़ वस्ती में अमरीका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। US सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक कोरेला ने आज अमरीकी लॉ मेकर्स के सामने गवाही देना थी, उसको मुलतवी कर दिया है। हकीकत यह है कि ईरान ने हमेशा कहा है कि वह अमन चाहता है और न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसराइल और अमरीका की जानिब से सख्त और गैर मुनसिफाना मुतालबात और मुसलसल धमकियाँ खत्ते में तनाव बढ़ा रही हैं। अगर जंग हुई तो ये इसराइल की मजबूरी न कि बेसिकली ईरान की ख्वाहिश। नाज़रीन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डेंजरस टाइम्स है। लेट्स सी क्या होता है, इस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हमने अमेरिकन जनरल माइक कोरेला की बात की तो उनका जिक्र करते हैं। कल एक कांग्रेशनल हियरिंग में उन्होंने नाज़रीन पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के हिसाब से अपना इनक्रेडिबल पार्टनर करार दिया है। और नाज़रीन ये उस वक्त हुआ जब भारतीय 59 रुकनी वफ़द जो है शशि थरूर की क़यादत में अमेरिका गया और उन्होंने अमेरिका पर बहुत ज़ोर डाला और भारतीय हुक्काम ने भी ज़ोर डाला कि वो अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले। तो अमेरिका का जो मौक़िफ़ आया है नाज़रीन, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है कि पाकिस्तान इज़ अ पार्टनर इन पीस और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी दुनिया के साथ और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा किरदार है, उसको अमेरिका ने रिकग्नाइज़ किया। इस वाले से हम आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं शुमाली कोरिया के हवाले से। नाज़रीन, वाइट हाउस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, यानी वो बातचीत के लिए रजामंद हैं। ये बयान उस वक्त आया है जब बेसिकली नाज़रीन जनूबी कोरिया एक न्यूज़ साइट ने रिपोर्ट किया था कि शुमाली कोरियाई हुक्काम ने डोनाल्ड ट्रंप का ख़त लेने से बार बार इनकार किया है। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने बुध को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2018 में किम जोंग उन के साथ होने वाली मुलाकात की पेशकदमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2018 में सिंगापुर में होने वाली यह समिट तारीख में पहली बार थी जब किसी अमरीकी सदर ने शुमाली कोरिया के लीडर से मुलाकात की थी। शुमाली कोरिया पर कम ख़ानदान की हुकूमत तकरीबन नाज़रीन जो किम फैमिली है, जिससे पहले किम जोंग सेल और किम जोंग इल थे, अब किम जोंग उंग आ गए हैं, वो तकरीबन ये हुकूमत 8 दहाइयों से चल रही है। अगरचे ये मुलाकात तारीख़ी थी, जिसके बाद वियतनाम और DMZ में भी मीटिंग्स हुई, लेकिन ये वाशिंगटन के बुनियादी मकसद को हासिल करने में नाकाम रही। नाज़रीन, वो मकसद ये था कि शुमाली कोरिया अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम को रोक दे। कैरोलाइन लेविट ने सहाफ़ियों से कहा कि सदर किम जोंग उन के साथ ख़त्तो किताबत के लिए तैयार रहते हैं। मखसूस ख़त्तो किताबत के बारे में मैं ये सदर पर छोड़ दूँगी कि वो जवाब दें। ये बयान बेसिकली नाज़रीन NK न्यूज़ की रिपोर्ट के जवाब में आया है, जिसमें कहा गया था कि न्यूयॉर्क में शुमाली कोरियाई डिप्लोमेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप का ख़त लेने से बार बार इनकार किया है। सियोल में वाक़ई NK न्यूज़ ने आला सतह के बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़त का मकसद वाशिंगटन और प्योंगयांग के दरमियान राब्ते के चैनल्स को दोबारा खोलना था। नाज़रीन, ये पेशरफ उस वक्त आई है जो बेसिकली जो साउथ कोरिया के जो नए मुंतखब सदर हैं वो शुमाली कोरिया के साथ सुलह वाला रवैया रखने की तरफ लेके जा रहे हैं। और बुध को जनूबी कोरिया ने इंटर कोरियाई बॉर्डर पर लगे लाउड स्पीकर्स बंद कर दिए थे, जो कि पॉप और दीगर प्रोपेगेंडा नशरियात करते थे। ये ली की इंतज़ामिया का पहला कदम है जो दोनों फरीकैन के दरमियान तनाव कम करने के लिए उठाया गया है। जनूबी कोरिया की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह कदम इंटर कोरियाई ताल्लुकात में एतमाद बहाल करने और कोरियाई पेनिनसुला में अमन को फ़रोग देने में मदद करेगा। याद रहे कि शुमाली और जनूबी कोरिया तकनीकी तौर पर अब भी जंग की हालत में है। 1950 से 1953 की कोरियाई जंग का अख्ताम सिर्फ जंग बंदी से हुआ था, अमन मुआहदे से नहीं। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश कामयाब होती है और शुमाली कोरिया डायलॉग के लिए तैयार होता है या नहीं। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड नाज़रीन, पूरी दुनिया को लेके इस हवाले से मैं आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। बड़ी ही अहम खबर आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से। खबर ये आ रही है कि मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI बनाने के लिए एक नई सुपरा इंटेलिजेंस टीम बनाने का उन्होंने फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ज़करबर्ग खुद AGI के बेहतरीन रिसर्चर्स और इंजीनियर से मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी कंपनी में ले आएँ। AGI का मतलब ये है कि मसनूई ज़हानत इंसानों की तरह सोच सके या फिर इंसानों से भी बेहतर कारकर्दगी दे सके। फिलवक्त AI सिर्फ मखसूस काम कर सकती है, लेकिन AGI का मकसद ये है कि हर किस्म का काम कर सके जो कि इंसान करते हैं। मार्क ज़करबर्ग का प्लान ये है कि वो तकरीबन 50 लोगों की एक टीम बनाएंगे और ज़्यादातर मेंबर्स को वो खुद रिक्रूट करेंगे। स्केल AI के फाउंडर अलेक्जेंडर वोंग भी इस टीम में शामिल होने वाले हैं। जब मेटा की नाज़रीन स्केल AI में
कई अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल हो जाएगी। ये फ़ैसला इस वजह से आया है कि मार्क ज़करबर्ग अपने ताज़ा तरीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 4 की कारकर्दगी से मायूस हैं। इस साल के शुरू में मेटा ने ऐलान किया था कि वो 2025 पर 65 अरब डॉलर तक की सरमाया करेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर भी शामिल है। मेटा ने नाजरीन बेहेमोथ नाम का एक नया फ्लैगशिप AI मॉडल भी बनाया है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके रिलीज़ में ताख़ीर कर दी गई है। पहले ये अप्रैल में आना था, फिर जून में, और अब ख़िज़ां के मौसम या उसके बाद रिलीज़ होगा। इस ताख़ीर की वजह यह है कि कंपनी को शक है कि बेहेमोथ वाकई पुराने मॉडल से इतना बेहतर है कि उसे आवाम के लिए रिलीज़ किया जाए। पहले मेटा को AI रेस में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन AI से पीछे समझा जाता था, लेकिन अब इस भारी खर्चे की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रिंट कंपनी ने मुकाबले में वापसी की है। ये सिर्फ मेटा का मामला नहीं है, ओपन AI और एलन मस्क की XAI भी AGI बनाने की रेस में शामिल है और सब इजाफी फंडिंग की तलाश में हैं। इससे जाहिर होता है कि नाज़रीन टेक जायंट्स के लिए AGI अब सिर्फ एक तजर्बा नहीं बल्कि अगली बड़ी पेशकदमी का रास्ता है। ये नाज़रीन जो पेशरफ्त इस बात को जाहिर करती है कि AI की दुनिया में अब जो मुकाबला है वो सिर्फ बेहतर चैटबॉट्स बनाने का नहीं बल्कि ऐसी जहानत बनाने का है जो इंसानी दिमाग को मात दे सके। नाज़रीन ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्टिंग एडवांसमेंट्स हैं, इन तमाम हवालों से आपको आगाह करते रहेंगे, मज़ीद भी शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने शामिल गुफ्तगू किया, बेसिकली हमने जो इंडिया में एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, बहुत ही ट्रैजिक क्रैश है, उसके बारे में आपको आगाह किया। फिर उसके बाद हमने अमेरिका के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो इज़राइल इस वक्त एक प्लान बना रहा है वहाँ पे मिडल ईस्ट में बेसिकली नाज़रीन अदम इस्तेहकाम पैदा करने का। फिर हमने शुमाली कोरिया के हवाले से ख़बर को शामिल किया और फिर हमने टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बर हमने शामिल की। अब हम नाज़रीन गज़ा से आने वाली ख़बरों के बारे में बात करती हैं। और नाज़रीन ये जो अपडेट्स हैं ये इंसानियत के लिए शर्मनाक हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली फ़ौज ने गज़ा में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है, और जिसमें से अक्सर खाने की तलाश में इमदादी मराकज़ पर गए थे। ये इसराइल की जानिब से खाने को हथियार बनाने की वाज़ेह मिसाल है। इज़राइल ने गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़रिए जो इमदादी सिस्टम बनाया है वो हकीकत में फ़लस्तीनियों को शहीद करने का ज़रिया बन चुका है। और नाज़रीन बुध की सुबह से अब तक 97 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 363 ज़ख्मी हैं जो सिर्फ खाना लेने के लिए गए थे। और नाज़रीन ये जो इमदादी मराकज़ रफ़ा और नेतराम कॉरिडोर में कायम किए गए हैं, ये जिनको इंसानी बुचर हाउस यानी इंसानी मुज़बा खाने का नाम दिया जा रहा है। 27 मई से अब तक 220 से ज़ायद लोग अपने ख़ानदानों के लिए खाने के नाज़रीन चंद पैकेट लेने की कोशिश में शहीद हो चुके हैं। इजरायली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे, लेकिन वो बेसिकली नाज़रीन देखा जाए तो ये एक बहाना है और एक झूठ है। यह है कि इजराइल जानबूझकर भूखे लोगों को निशाना बनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इमदादी निज़ाम को मुस्तरद किया है और कहा है कि यह ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी है। UNRWA ने इस मॉडल को वसाइल की बर्बादी करार दिया है और इजराइल ने तजर्बाकार इमदादी एजेंसियों को गज़ा में काम करने से रोक दिया है, जबकि वो ख़ुद खाने की पाबंदी जारी रखे हुए है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के तज्ज़ियाकार क्रिस न्यूटन ने वजाहत की है कि यह निज़ाम जानबूझकर फ़लस्तीनियों को भूखा और मायूस रखने के लिए बनाया गया है। इजराइल को तवक्को थी कि फ़लस्तीनी इस भूख और तशद्दुद के सामने हार मान जाएंगे और गज़ा खाली कर देंगे, लेकिन नाज़रीन जो फ़लस्तीनियों का जज्बा है और जो अब उनकी आवाम की मुज़ाहिमत और हौसले ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया है। अब इजराइल परेशान है कि वो क्या करे और उसकी इंसानियत से खाली फितरत दुनिया के सामने वाज़े हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 55,104 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। यूनिसेफ के नुमाइंदे जेम्स एल्डर ने कहा है कि ये बच्चों के ख़िलाफ़ जंग है। इजराइल का ये नस्ल कशी का प्रोग्राम अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन ये जो GHF जो कि इजराइल ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल की हिमायत याफ्ता ऑर्गेनाइजेशन, इवन उनके 5 इमदादी वर्कर्स को जो है फ़लस्तीनियों को इमदाद देते हुए मारा गया है। तो ये एक्सपोज करता है कि इजराइल के सर पे सिर्फ जंगी जुनून सवार है और वो किसी भी किस्म का वहाँ पे इस्तेहकाम नहीं लाना चाहते, और ज़रूरी यही है कि दुनिया इसमें किरदार अदा करे। अब नाज़रीन आते हैं एक अहम सवाल पे जो कि अल जज़ीरा ने उठाया है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू का वक्त ख़त्म हो गया है। जवाब ये है कि हाँ, तमाम इशारे इसी तरफ जा रहे हैं। इजराइल का सबसे तवील और मियाद वज़ीर-ए-आज़म आज हर तरफ से घिरा हुआ है
और उसकी सियासी बका ख़तरे में है। चैनल 12 के हालिया पोल के मुताबिक अक्सरियती इजराइलियों का ख्याल है कि नेतन्याहू को यरगमालियों की वापसी से ज़्यादा अपनी ताकत को बरकरार रखने की फ़िक्र है। यही वजह है कि उसने मार्च में हमास के साथ जंग बंदी तोड़ी और जंग को मज़ीद बढ़ाया। तल अवीव में हर हफ्ते को शाम को होने वाले मुजाहरे में अब सिर्फ यरगमालियों की रहाई का मुतालबा नहीं होता, बल्कि गज़ा के लोगों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इजरायली फ़ौज के रिज़र्व ऑफिसर्स भी लड़ने से इनकार कर रहे हैं और खुले खतूत लिखकर जंग ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, हर चीज़ की हद होती है और आई थिंक वो अब हद क्रॉस हो चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एहूद बारक ने टाइम मैगज़ीन में कहा है कि नेतन्याहू को फैसला करना होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की डील कबूल करेगा या अपनी फ़रेब की जंग जारी रखे। एहूद अल-मर्ट ने बेसिकली नाज़रीन हारेट्स में लिखा है कि इजरायली जंगी जराइम का मुर्तकिब है और ये निजी सियासी जंग है। नेतन्याहू के बेसिकली नाज़रीन कोलिशन भी ख़तरे में है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने जून 2024 में फैसला था कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी नौजवान को भी फ़ौजी खिदमात करनी होंगी। शास और यूनाइटेड तोरा जो बेसिकली नाज़रीन जुडिज़म पार्टीज़ हैं, इस फैसले को ख़त्म करने का कानून पास ना होने की सूरत में हुकूमत गिराने की धमकी दे रही हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इजराइल मुकम्मल तौर पर अलग थलग हो गया है और आइसोलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस और बरतानिया ने गज़ा में इंसानी तबाही को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने नेतन्याहू के इंतहा पसंद वज़राए बज़लील समोट्रोज और अतमार बिन गुवीर पर पाबंदियाँ लगाई हैं। सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत भी इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब में है। डोनाल्ड ट्रंप जंग ख़त्म करना चाहते हैं जबकि नेतन्याहू से जारी रखना चाहते हैं। कानूनी तौर पर नेतन्याहू करप्शन के मुकदमे में क्रॉस एग्जामिनेशन का सामना कर रहे हैं। मुजरिम साबित होने पर उन्हें 10 साल तक कैद हो सकती है। नेतन्याहू के साबिक मुशीर मिचेल बार्क ने अल जज़ीरा से कहा कि मैं नहीं जानता कि नेतन्याहू इससे वापस आ सकेंगे, मैं उनके पास कोई और जादुई हरबा नहीं दे। तो नाज़रीन, यही नज़र आ रहा है कि अब ये जो फ़लस्तीन में जो इजरायली मज़ालिम हैं, ये बेसिकली नेतन्याहू इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी सियासी बका के लिए। वो यूज़ कर रहे हैं कि इससे वो अपनी सियासत को परवान चढ़ा सकें। इसकी वजह से बेगुनाह खून बहाया जा रहा है गज़ा की सरज़मीन पर। अब ये वक्त आ चुका है कि दुनिया इसका नोटिस ले, नेतन्याहू को अकाउंटेबल ठहराए अपने जराइम के लिए, और जो उनकी हिमायत दुनिया ने जारी रखी है वो उस हिमायत को वापस ले ताकि नेतन्याहू को अपने जराइम का जवाब देना पड़े। काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन, अब ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इजराइल जो है वो समझे दुनिया का बिगड़ा हुआ बच्चा था, अब वो दुनिया के भी कंट्रोल से बाहर जा चुका है। वो इस वक्त मशरिकी वुस्ता में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहता है। गज़ा में हर तरह की हद उसने पार कर दी है। तो नेतन्याहू को इस वक्त नाज़रीन कंट्रोल करना दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ही मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर हिज क्राइम्स। बाकी भी जो हम नज़र डाल रहे थे ये काफ़ी अहम मामलात हैं, चाहे वो एयर इंडिया का इतना बड़ा क्रैश, और नाज़रीन ये एविएशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा वाक़या है क्योंकि ये बोइंग 787 जैसे जो ड्रीम लाइनर तैयारा है उस जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस तैयारे के साथ ये वाक़या हुआ है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द सेफेस्ट जेट्स इन दी एयर, और ये बोइंग 787 की तारीख का पहला ये नाज़रीन क्रैश इंसिडेंट है। और अब देखते हैं अब जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं क्या मामलात होते हैं, कोरिया को लेके क्या मामलात होते हैं, इन तमाम हवालों से आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते हमारे एक नए शो में न्यू टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मोइज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।